हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स है बैंकिंग अवेयरनेस के, फर्स्ट इज नबार्ड, सेकंड कवर करेंगे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, और थर्ड हम कवर करेंगे पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंड। तो आज सबसे पहले जो कवर करेंगे दैट वाज नबार्ड। सबसे पहले डिस्कस करेंगे नबार्ड। नबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक। जो NA है उसका मतलब है नेशनल, B का मतलब है बैंक, फॉर एग्रीकल्चर एंड RD का मतलब है रूरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आती है एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में। उसके बाद पूछा जा सकता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। उसके बाद पूछते हैं इनकी इस्टेब्लिशमेंट। तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, तो फर्स्ट स्लाइड में ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुई है 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। और जो इसकी कमेटी है, द मेन एम ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982। उसके बाद मेन एम जो है नबार्ड का वो है रूरल एरियाज को डेवलप करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनका मेन एम है कि जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनको इतने बैंकिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता कि उनको कौन कौन सी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो मिल सकती है। इसके लिए उनको जो है वो रूरल एरिया जो थे वो उनमें काफ़ी नबार्ड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनकी प्रमोट की जा सके। अगर नबार्ड रूरल एरियाज भी डेवलप हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी भी डेवलप होगी। तो नबार्ड क्या करता है, क्रेडिट फ्लो प्रोवाइड करता है फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉटेज एंड विलेज एंड स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्रीज जो है, हमारे स्मॉल यूनिट्स है, जो बिजनेस यूनिट स्मॉल लेवल पे है, उनको जो है वो प्रमोट करता है, उनको जो उनके बिजनेस को इन्हेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो नबार्ड जो है इनका मेन एम जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी को डेवलप करना। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ठीक है। नबार्ड की जो इनिशियल कैपिटल थी, जब ये स्टार्ट किया गया था तब इसकी इनिशियल कैपिटल जो थी वो थी ₹100 करोड़, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा जो कि मुंबई है। इनिशियल कैपिटल पूछ सकते हैं, इनिशियल कैपिटल कितनी है, 100 करोड़, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फर्स्ट स्लाइड में नबार्ड के। उसके बाद मूव टू द सेकंड स्लाइड। कहता ऑन 30 मार्च 1979 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI ने कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी जिसको हम बोलते हैं क्रेफी कार्ड, यानी कि कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये थी इसकी फुल फॉर्म, क्रेफी कार्ड की कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड फॉर द एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट। तो सेकंड पॉइंट इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो सेकंड स्लाइड में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछा जाए कि इसको कौन सी कमेटी का नाम क्या था जो आई थी नबार्ड को, जिसने नबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प की, तो वो है क्रेफी कार्ड। अगर उसका करंट चेयरमैन पूछा जाए तो वो है गोविंदराजुलू चिंताला। इससे पहले जो थे वो थे हर्ष कुमार बनवाला जी, ठीक है। अब जो है वो गोविंदराजुलू चिंताला है। और जो इस कमेटी के जो हेडेड है, जो जिसने ये कमेटी जो थी वो सबसे पहले इस्टेब्लिश की थी, और जो चेयरमैनशिप थी सबसे पहले किनके हाथों में थी, बी शिवारमन जी के पास, ठीक है। कई बार इसको कमेटी को शिवारमन कमेटी भी बोला जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नाबार्ड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हो गई, इसके बाद इसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसका हेडक्वार्टर, उसकी इनिशियल कैपिटल, उसका पर्पस क्या था, ठीक है। जो कमेटी थी वो कौन सी थी, शिवारमन कमेटी। उसके बाद देखो आरआरबी। अब देखो आरआरबी क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स। अब जो इसकी स्टैब्लिशमेंट है वो की गई है ऑन 2 अक्टूबर 1975। जो आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक्स, इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो की गई है 2 अक्टूबर 1975। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक, कि जो इसका एक्ट है, अब देखो कई एक्ट है, जैसे अगर मैं बात करूं आरबीआई की, सबसे पहले एक्ट आया है, फिर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। जो आरबीआई का एक्ट है वो 1934 है, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1935 में। और भी बहुत सारे एक्ट है, यानी कि जब पहले एक्ट आते हैं फिर इस्टेब्लिशमेंट होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड का एक्ट आया था 1981 में और उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई 1982 में। लेकिन आरआरबी कैसा बैंक है जिसकी जो एक्ट है वो बना है आरआरबी एक्ट 1976। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक ऐसा एक्सेप्शन है कि आरआरबी कैसा है, पहले इस्टेब्लिशमेंट हुई है उसके बाद इसका एक्ट आया है, ठीक है। अभी कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था, तो उस कमेटी का नाम था नरसिम्हन कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी कमेटी जो थी वो इसको लेके आई थी, वो थी नरसिम्हन कमेटी। अब सबसे पहले आरआरबी बैंक कौन सा है, प्रथमा बैंक। अब पहला बैंक था तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब की हुई होगी, ऑन 2 अक्टूबर 1975। अब जो प्रथमा बैंक है इसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने, और इसका जो फर्स्ट जो इसका हेड ऑफिस है ये कहाँ पे है, मुरादाबाद यूपी में, ठीक है। तो ये थी इसकी इंफॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट स्लाइड कि सबसे पहले आगे इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसकी फुल फॉर्म, ये किसकी कमेटी कौन सी थी, नरसिम्हम कमेटी। उसके बाद कौन सा सबसे पहला बैंक आरआरबी था, दैट वाज प्रथमा बैंक। स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक, ठीक है। उसके बाद मूव टू द सेकेंड स्लाइड ऑफ आरआरबी। अब देखो सबसे पहले आरआरबी जो थे वो 5 आए थे, लेकिन अगर मैं प्रेजेंटली बात करूँ टोटल आरआरबी कितने हैं, 43। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत कम हो गए हैं, पहले 50s या 60s की लाइन में थे, अब ये कितने रह गए, सिर्फ 43। अब देखो आरआरबी जो है इसकी ऑनरशिप जो है, जो शेयर होल्डिंग है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, यानी कि इसकी जो कैपिटल है वो 3 पार्ट्स में बाइफर्केट है, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, एंड द लास्ट इज स्पॉन्सर बैंक। सबसे पहले आएगा सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद है स्पॉन्सर बैंक। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो शेयर होल्डिंग, टोटल कैपिटल जो है 100% होगी, उसमें जो पार्टीशन है वो कितना है, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं उसमें पार्ट है 50%, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका बाइफर्केशन पार्ट है 15%, और जो स्पॉन्सर बैंक है उसकी शेयर होल्डिंग है 35%। तो ऐसे उनको बाइफर्केट किया गया है उसकी टोटल कैपिटल को। उसके बाद जो इनिशियल 5 आरआरबीज आए थे वो थे, एक मुरादाबाद में, गोरखपुर में, भिवानी में और जयपुर, और लास्ट इज मारडा, ठीक है। तो 5 आए, गोरखपुर, मुरादाबाद, भिवानी, मारडा और लास्ट इज जयपुर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट थे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आरआरबी के बारे में। उसके बाद आज कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए आरआरबी के बारे में, उसकी स्टेब्लिशमेंट, ठीक है। आरआरबी का सबसे पहला प्रथमा बैंक, स्पॉन्सर था सिंडिकेट बैंक। उसके बाद जो इसकी स्टेब्लिशमेंट है ऑन 2 अक्टूबर 1975 को की गई, कौन सी कमेटी है, नरसिम्हम कमेटी है। उसके बाद इसकी शेयर होल्डिंग जो है वो किन किन के पास है, 3 पार्ट्स में बाइफर्केट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सर बैंक।
सेंट्रल जो है उसके पास 50% है, जो उनकी 50% शेयर होल्डिंग है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी 15% एंड स्पॉन्सर बैंक उनकी कितनी है 35%। और अगर मैं प्रेजेंटली बात करूँ जो RRBs है वो कितने हैं टोटल 43। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि PSL की। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर रहे हैं PSL यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में। प्रायोरिटी अब देखो PSL में क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर्स। ठीक है, लैंडिंग यानी कि लोन प्रोवाइड करना किनको, प्रायोरिटी सेक्टर्स को। RBI ने क्या किया, देखा जब कि जो रिच पीपल है उनको लोन जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी अमीर होते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। ठीक है, फिर भी वो बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको लोन अमाउंट चाहिए। लेकिन बैंक क्या करते हैं, बैंक करते हैं लोन प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो कि उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। अब जिनके पास पैसा है वो तो पे कर देंगे, जिनके पास नहीं है वो कहाँ से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक्स को। लेकिन बैंक क्या करता, प्रायोरिटी देता था, प्रेफरेंस देता था उन लोगों को जिनसे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो रिकवर कर सकता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसी को देखते हुए, ऐसे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो हमेशा डेवलप कभी हो ही नहीं पाएगी, वो हमेशा जो है वो डेवलपिंग में ही रहेगी हमारी इकोनॉमी। तो इसको देखते हुए RBI ने डिसीजन लिया, जो कुछ बैंक्स थे सब बैंक्स को बोल दिया कि आपका इतना परसेंटेज यानी कि स्पेसिफिक पोर्शन जो है आपकी लैंडिंग का वो आप कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को प्रोवाइड करोगे ही करोगे। उनके ऊपर एक कंपल्शन थी, उसका कोई भी पार्ट वो उन लोगों को नहीं दे सकते, वो उन्हीं लोगों को देंगे जिनको ज़रूरत है, जिनके लिए वो टारगेट यानी कि जिनके लिए उनको टारगेट अचीव करना है, उनको ही वो परसेंटेज जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सपोज करो अगर मैं किसी पर्सन के लिए काम करती हूँ, यानी कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ, वो पर्सन मुझे कहता है कि ये लो आपको मैं 1 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ, आपने 40,000 जो रुपीज़ है वो आपने उसमें से 40,000 अमाउंट जो है वो एज अ रेंट ही आपने पे करना है। तो मैं क्या करती हूँ, सपोज मैं मैनेजर हूँ तो मुझे सारा उसका जो खर्चा है उसकी जो इनकम्स है उनको मैनेज करना पड़ता था। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप 1 लाख रुपीज़ ले लो, उसमें 40,000 जो है रेंट के लिए ही आपने पे करना है। तो यानी कि अगर 1 लाख का 40% यानी कि 40,000 जो है वो मुझे किसका पे करना है, एज अ रेंट पे करना है। तो उस अमाउंट को मैं रेंट के लिए ही यूज़ करूँगी, ना कि कुछ और एक्सपेंसेस के लिए। तो वो एक स्पेसिफाइड पोर्शन है, वो मेरे लिए कंपल्शन थी कि मुझे एज अ रेंट ही पे करना है। तो ऐसे ही RBI ने उनको बोला कि जो 40% है बैंक्स को, वो आपने जो स्पेसिफाइड सेक्टर्स है जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ठीक है, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, हाउसिंग, एजुकेशन, और जो MSMEs है उनको वो अमाउंट जो है वो सिर्फ उनको ही पे करना है। सपोज अगर मैं बोलूँ कि बैंक जो है उन्होंने लेंड करना है 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है, तो उसमें से 40 लाख जो है वो किसको प्रोवाइड करना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को, यानी कि 40% जो है वो किसको देना है, प्रायोरिटी सेक्टर को ही प्रोवाइड करना है एज ए लोन। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो तो आपको पता लगी गई है कि RBI ने बोला है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज क्रूशियल रोल प्ले करता है टू ऑल द बैंक्स providing on a specified portion of the bank lending to specified sector like agriculture, education, small scale industries and at affordable rates। उनको जो इंटरेस्ट रेट ऑफ चार्ज करना है वो एक अफोर्डेबल रेट्स उनसे चार्ज करना है। अब देखो प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो RBI डिसाइड करेगा। तो उन्होंने जो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्यों लेके आया, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप हो सके। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर्स। अदर्स में क्या आ जाएगा, वीकर सेक्शंस जिनकी इनकम कम है, जो डिसेबल है, जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स है, उनके लिए आ जाएगा वीकर सेक्शन में यानी कि अदर्स में। ठीक है, तो 8 कैटेगरीज अगर पूछा जाए कि PSL जो है वो किन कैटेगरीज में, कितनी कैटेगरीज में डिवीजन है उनकी, तो 8 कैटेगरीज है उनमें डिवीजन है PSL की।
ठीक है। उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, एक है शेड्यूल्ड बैंक्स, जिसमें आ जाते हैं प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और आ जाते हैं फॉरेन बैंक्स, मोर देन 20 ब्रांचेस। अब इनको क्या करना है, जो इनकी ANBC है यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, जो जिनको हम बोलते हैं टोटल लोन अमाउंट, उसका प्रोवाइड करना है 40% टू दी प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो इन लोगों को कितना अमाउंट पे करना है, को पे करना है 40% ऑफ दी ANBC, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे टोटल लैंडिंग अमाउंट या टोटल लोन अमाउंट। ठीक है, तो ये इनके लिए था रूल। ठीक है, उसके बाद जो RRBs है उनको कितना देना है, 75% ऑफ ANBC। ठीक है, RRBs को 75% देना है ANBC का टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। उसके बाद जो लेस देन ब्रांचेस, अब देखो फॉरेन बैंक्स के लिए तो 20 ब्रांचेस है, मोर देन था तो उनके लिए 40% है। अब देखो जो 20 ब्रांचेस से लेस देन है उनके लिए देखते हैं, नोट करते रहना साथ साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो फॉरेन ब्रांचेस है, जो फॉरेन बैंक्स है लेस देन 20 ब्रांचेस, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए रूल है कि उन्होंने फेस्ड मैनर, कुछ फेसेस में पैसा जो है वो लेंड करना है फेस्ड मैनर। अगर मैं बात करूं 2015-16 की, उनको ऐसे लेंडिंग अमाउंट देना था 32%। उसके बाद 2016-17 34%, 2017-18 36%, 2018-19 38%, और 2019-20 में जाकर उन्होंने कितना पे करना है, 40% ऑफ ANBC। ठीक है, यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का उन्होंने 2020 में जाके पे करना है 40%, यानी कि अब। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे PSL के बारे में। पहले क्या था, हमने फर्स्ट लाइन में कवर किया उनका मीनिंग, सेकंड में कवर किया कि टोटल 8 कैटेगरीज है, तो उनका अब देखा कि कितनी उन्होंने लोन अमाउंट जो थी वो पे करनी है, वो हमने इस स्लाइड में लिखा। उसके बाद इनकी बाइफर्केशन कैसे है, परसेंटेज में जो 40% हमने प्रोवाइड करना है वो किस में पे करना है। सबसे पहले है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर, मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स। जो मार्जिनल फार्मर्स है वो लोग हैं जिनके पास दे आर दोज पर्सन्स हु हैव एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टर। ठीक है, जिनके पास 1 हेक्टर तक एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम कवर करेंगे मार्जिनल में। ठीक है, और सेकंड है स्मॉल फार्मर, जिनके पास लैंड होल्ड, जो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है वो मोर देन 1 हेक्टर है, उनको क्या बोलेंगे, स्मॉल फार्मर्स। अब एक बात याद रखना कि ये क्यों एग्रीकल्चर लैंड, इनको क्यों बाइफरकेट किया गया। पहले क्या थे, जो अर्बन एरियाज के जो फार्मर्स थे उनको जो थे वो आसानी से उनको लोन प्रोवाइड हो जाता था। ठीक है, लेकिन जो रूरल एरियाज के किसान हैं, जो फार्मर्स जो रूरल एरियाज में वर्क करते हैं, उनको जो था वो लोन अमाउंट नहीं जल्दी सेंक्शन हो पाता था। इसी वजह से उन्होंने एक टारगेट रख दिया बैंक्स के सामने कि आपको ये अचीव करना ही है, तो अगर वो नहीं अचीव करेंगे तो उनको पेनल्टी जो थी वो पे करनी पड़ेगी। अब देखो 18% है एग्रीकल्चर के लिए मार्जिनल फार्मर और उसके लिए स्मॉल फार्मर्स के लिए। अब इसमें भी है, अगर टोटल 18 है तो 10% जो है फॉर एग्रीकल्चर, और जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए टोटल 8%। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए है 8%, सॉरी 10%,
अगर मैं एग्रीकल्चर के लिए बात करूँ, उसके लिए है 10%, और जो स्मॉल प्लस मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए है टोटल 8%। ठीक है। उसके बाद जो व्हीकल सेक्शन है उनके लिए 10%, जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनके लिए 7.5%, और जो बाकी PSL कैटेगरी यानी कि एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, उनके लिए कितना अमाउंट रह गया, सिर्फ 4.5%। ऐसे उन्होंने बाइफरकेट किया है 40% की अमाउंट को। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, अगर मैंने बोला था आपको कि अगर वो टारगेट नहीं अचीव करते, अगर वो इंडिविजुअली भी इनका परसेंटेज नहीं अचीव करते और ओवरऑल भी 40% नहीं अचीव करते, तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी RBI को। ठीक है। RBI जो है वो पेनल्टी इम्पोज करती है ऑन दी बैंक्स। ठीक है। अब देखो, सपोज जो इंडियन बैंक्स है, पहले इंडियन बैंक्स की बात करते हैं, उसके बाद फॉरेन बैंक्स की। 40 करोड़ अमाउंट उन्होंने टोटल कैपिटल, मैंने आपको बताया था टोटल कैपिटल सपोज 100% 100 करोड़ है, तो 40 करोड़ जो है वो उन्होंने क्या करना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को लेंड करना है। तो 40 करोड़ टू किसको लेंड करना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को। लेकिन उन्होंने सिर्फ 35% यानी कि 35 करोड़ ही लेंड कर पाए। ठीक है। तो इनका शॉर्टफॉल जो अमाउंट है वो कितना है, वो है 5 करोड़। इसको क्या बोलते हैं, ये टारगेट जो था 5 करोड़ का नहीं अचीव कर पाए, उसको हम बोलते हैं शॉर्टफॉल अमाउंट। ठीक है। तो इनको पेनल्टी है कि वो जो 5 करोड़ रुपीस है, जो शॉर्टफॉल अमाउंट है, वो उनको पे करना है, यानी कि डिपॉजिट करना है विद नाबार्ड को। ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को अंडर द RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर उनको पे करना है, डिपॉजिट करना है। उसके बाद जो फॉरेन बैंक्स है, ये तो बात ही इंडियन बैंक्स की। फॉरेन बैंक्स को सेम एग्जांपल है कि 40 करोड़ उन्होंने अचीव करना था, 35 ही वो लैंड कर पाए, तो शॉर्टफॉल अमाउंट कितना आ गया, 5 करोड़। अगर बात करूँ फॉरेन बैंक्स की, वो शॉर्टफॉल अमाउंट जो है वो किसको डिपॉजिट करेंगे, SIDBI को अंडर IDF। ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड के अंदर। ठीक है। उसके बाद ये तो था कि वो कर नहीं पाए, लोग आते थे लेकिन वो उतना अमाउंट जो था वो लेंड नहीं कर पाए। लेकिन पेनल्टी, अगर सपोज करो बैंक में पैसा लेने के लिए लोग आ ही नहीं रहे, उनको लोन चाहिए ही नहीं, तो उस केस में कैसे उनको पेनल्टी पड़ेगी, जो लोग हैं उनको कैसे पेनल्टी पड़ेगी, जैसे सपोज इनको सर्टिफिकेट्स इशू कर देंगे RBI। ठीक है। RBI क्या करेगी, सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। तो उसमें क्या होगा कि अगर सपोज करो 40 करोड़ था, 35 करोड़ उन्होंने पे कर दिया, बाकी जो 5 करोड़ रह गया, ठीक है, वो लेने के लिए लोग आए ही नहीं। ठीक है। अगर वो लेने के लिए आएगी नहीं तो फिर बैंक क्या करेगा, अब इंडिविजुअली भी करना है और ओवरऑल भी करना है, तो क्या करेंगे, ये 4 तरह के सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल, और उसके बाद माइक्रो एंटरप्राइजेज और ओवरऑल। ठीक है। ये बेसिकली ऑन क्वार्टरली बेसिस पे किए जाते हैं फॉर 3 मंथ्स। इनके टाइम पीरियड जो है वो 3 मंथ्स की है। ड्यूरेशन जो है सपोज करो 18% उन्होंने एग्रीकल्चर में भी अचीव करना है, और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनमें 8% जो है वो भी उन्होंने कवर करना है टारगेट। अगर वो नहीं कर पाते, मतलब कि अगर कोई लोन अमाउंट लेने नहीं आता, उस केस में क्या करेगा, RBI उनको इशू कर देगा सर्टिफिकेट्स, PSL सर्टिफिकेट्स। तो वो क्या करेंगे, वो RBI से वो खरीद लेंगे सर्टिफिकेट्स को। ठीक है। और क्वार्टरली बेसिस पे वो खरीदते हैं, तो ये पेनल्टी उनको उनके ऊपर पड़ेगी। इसीलिए बैंक्स जो है उनको पता है कि ये पेनल्टी हमें पड़ेगी, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को प्रेफरेंस भी देगा। ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नाबार्ड के बारे में, RRBs के बारे में और PSL के बारे में।